हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, ये सब कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम लिख दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। देखो, नॉर्मली सब बच्चों को ही पता है कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। कोई भी दो वेक्टर से ए वेक्टर और बी वेक्टर, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो गिवन होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन साइन थीटा एन कैप। ओके, इस तरीके से दिया जाता है किसी दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, जहाँ पर थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, और एन कैप क्या है, इस क्रॉस प्रोडक्ट की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन निकल के आ रही वो है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और जो एन कैप है वो क्या है, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और ये रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होती है, जिस प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर्स से उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस चीज को नोट में लिख दो कि जो डायरेक्शन होगी एन कैप की इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अब जब हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं और सब करते हैं, तो इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है वो देखते कैसे। इसके लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू टूल यूज में रहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ लिखते जाओ साथ साथ में, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसे दी जाती है, इज गिवन बाय या डिडक्टेड बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट हैंड स्क्रू रूल। सिंपल राइट हैंड रूल बोल दो चाहे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि बोलने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कोई वेक्टर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो। ठीक है, उसके बाद में स्क्रू जिस डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड हो रहा होता है, मतलब जो उसके ऊपर जाने की डायरेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं सिंपल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। देखो, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर को कर्ल करते हो और थंब को अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हो, तो जो डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो लिख लो आप, इसके अंदर क्या होगा, राइट हैंड इज केप्ट इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये क्योंकि अभी हम लोग को वेक्टर्स के अकॉर्डिंग बना बना के देखना, उस अकॉर्डिंग लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है ना। राइट हैंड इज केप्ट इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड फिंगर्स आर रोटेटेड इन डायरेक्शन ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, देन thumb is the resultant direction of cross product। ठीक है, इसमें हम बहुत से बच्चों को डायरेक्शंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, ईडी इसीलिए टफ हो जाती है। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को करते हुए चलते हैं। अब हो सकता है ये पॉइंट बहुत के लिए बहुत ईजी हो, फिर भी समझते हुए चलो जिनको नहीं आता है। अगर मान लो ए वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है, बी वेक्टर अगर आपको इस डायरेक्शन में दे रखा है, अब यहाँ पर आपको बोला गया कि एन केप की डायरेक्शन क्या होगी उसको फाइंड करो। तो क्या बोला गया है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या इधर है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन ही फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन है, हमको अपना राइट हैंड रखना है। ये राइट हैंड फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रख दिया। फिर बोला है कि फिंगर्स आर रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। ऐसे रख के, अब सेकंड वेक्टर क्या है, मेरा बी वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर है ना, तो यानी मेरे को इधर की तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट करना है, इसमें ऊपर की तरफ है ना, यानी ऊपर की तरफ मैंने फिंगर को रोटेट किया।
जो थंब है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इधर ये अब बोला था मैंने, ठीक है, इसका मतलब आउटवर्ड बाहर की तरफ बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो आउटवर्ड का सिंबल हम लोग क्या यूज में लेते हैं, आप लोग खुद करके देख लो। फर्स्ट वेक्टर को इधर रखो, ठीक है, सेकंड डायरेक्शन हाथ को कर्ल करो, ऊपर की तरफ आ रहा है यानी आउटवर्ड, तो एन कैप जो है वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखो, इस डायरेक्शन में रखो ए वेक्टर, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में रखो। अब आपको बोला गया कि एन कैप क्या होगा वो निकालो, ठीक है। तो आप लोग खुद एक बार वीडियो पोस्ट कर करके मतलब खुद सॉल्व कर करके देखना, ठीक है, क्योंकि खुद करोगे तो ही समझ में आएगा। ए वेक्टर के डायरेक्शन के अंदर हाथ किया, उसके बाद क्या है कि बी वेक्टर यानी इस डायरेक्शन के अंदर इधर फिंगर को कर्ल करना है, इधर फिंगर को कर्ल किया, तो जो थंब है वो क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन के अंदर होगा। अब यार क्योंकि मैं मतलब फेस टू फेस नहीं बढ़ा रही हूँ तो ये चीज़ समझना मुश्किल है, आपको बस जैसा बोला गया ना वैसे करते जाओ, ठीक है। ये समझ में आ गया तो बस इसको यूं करके फिंगर पर यू करोगे तो ये नीचे की डायरेक्शन में आएगी, खुद करके देख लो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये इनवर्ड डायरेक्शन, पूरा लिख देती हूँ मैं, आउटवर्ड, ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ए वेक्टर जो है वो मान लो इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, बी वेक्टर ये डायरेक्शन है, ओके, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है, इसका मतलब ये कैसा है, इनवर्ड है, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर इधर है ना, तो इस डायरेक्शन में मैंने हाथ किया, बी वेक्टर इनवर्ड है यानी अंदर की तरफ मेरे को फिंगर से कर्ल करनी, तो इस डायरेक्शन के अंदर हाथ किया, फिंगर कर्ल यानी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फिंगर को कर्ल करो। तो जो थंब है ना, थंब किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन के अंदर बता रहा है। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ किया, सेकंड यानी अंदर है तो अंदर की डायरेक्शन में फिंगर से कर्ल किया, तो थंब ऊपर बता रहा है, इसका मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो डायरेक्शन कितनी निकल के आती है एन कैप की, अपवर्ड, ओके। अगला फोर्थ वाला देखो, अब आप लोग हम लोग मान लेते हैं कि ए वेक्टर की डायरेक्शन तो यही है और बी वेक्टर जो है वो इन ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। उस केस के अंदर क्या होगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ करना है और बी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है, और बी वेक्टर क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो ए की डायरेक्शन में हाथ किया, ठीक है। अब अपने को इसको ऊपर की तरफ करना है, मतलब फिंगर से कर्ल के आउटवर्ड बाहर की तरफ डायरेक्शन में करना है ना, तो बाहर की तरफ डायरेक्शन में करना है तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसको बाहर की तरफ इस तरीके से कर्ल करूंगी तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। अगर मैंने एक हाथ से पकड़ रखा है तो आप लोग सेट कर लेना इसको, कुछ नहीं करना है, इस डायरेक्शन में हाथ करके फिंगर को इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो नीचे वाली डायरेक्शन आ जाएगी डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो एन कैप क्या निकल के आया हमारे पास में, डाउनवर्ड। अब इस तरीके से आप लोग और सोल्व करते रहना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन आपको दे रखी इनवर्ड है, ठीक है, बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में इनवर्ड है। अब अपने को पूछा क्या डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर थीटा क्या है इन दोनों के बीच में, दोनों के सेम ही डायरेक्शन आए तो थीटा दोनों के बीच में जीरो है। यहाँ पर साइन जीरो जीरो, तो मतलब कि कोई डायरेक्शन बचेगी क्या, नहीं बचेगी, ठीक है। और इस तरह के आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया कि राइट हैंड स्क्रू रूल, मतलब ये जो रूल है हमारा राइट हैंड थंब रूल, वो लगता कैसे है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो कितना है, 2 है, ठीक है। और पी वेक्टर जो है वो कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। क्यू वेक्टर कैसे दिया जाता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से दिया जाता है, ठीक है। अगर हमको गिवन है कि पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है, यार यहाँ पे क्लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एम माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर की पावर हाफ, ये चीज़ हमको दे रखी है। देन हमको बोला गया है कि एम क्या होगा वो निकालो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और 2 के बराबर है। पी वेक्टर क्या है जो गिवन है, क्यू गिवन है, और ये हमको कुछ स्टेटमेंट उन्होंने मतलब दे रखा है, हमको इसी के तो स्टार्ट करना और सॉल्व करते हुए जाना है। तो सबसे पहले हम इसका एलएचएस ले लेते हैं, क्योंकि हमको पी और क्यू गिवन है कि किस तरीके से ए और बी की फॉर्म में है। तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो कैसे निकालोगे आप, पी किसके बराबर है, ए प्लस बी के, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस क्यू क्या, ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से वापस खोल दो इसको ब्रैकेट को, ए को ए के साथ में
इसको इसके साथ में माइनस का ए क्रॉस बी, इसको इसके साथ में करो प्लस का बी क्रॉस ए वेक्टर, फिर इसको इसके साथ में करो माइनस का बी वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 0, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, सेम वेक्टर है तो ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास में बची ये वाली चीज़, इसको भी अगर आप ए क्रॉस बी जो होता है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, तो माइनस ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस का बी क्रॉस ए लिख सकती हूँ। तो टोटल किसके बराबर बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए बन जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हमारे पास में बाहर क्या है, इसके मैग्नीट्यूड का साइन चल रहा है, तो चाहे आप इसको ए क्रॉस बी लिखो चाहे बी क्रॉस ए लिखो, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। और यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, चाहे ए क्रॉस बी लिखो चाहे बी क्रॉस ए लिखो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद में देखो सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2ab साइन थीटा, एन के वगैरह रहना तो क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो ए बी कोस थीटा का स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ए बी कोस थीटा और फिर ऊपर क्या इसके स्क्वायर है, तो स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितनी है, हाफ है। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऑन स्क्वायरिंग इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, एम माइनस ये पूरा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा ये, इसको इधर भेज दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम। ठीक है, इसका मतलब एम कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर कितना है, ए की वैल्यू 2 है तो ए का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर भी 4, 4 इंटू 4 16। ठीक है, इसका मतलब है कि 16 जो है वो एम की वैल्यू आ जाएगी, आंसर हो गया हमारा। आया समझ में ये चीज़, ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है वो समझ में आ गया, इसका ये एग्जांपल हो गया। अब हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, क्या फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो किस तरीके से दिया जाता है, बी बाहर ए का सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, उसके बाद में क्या है सी बाहर माइनस के साइन। ठीक है, माइनस सी बाहर और ए का बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हो गया आपकी मेन फॉर्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी, याद कर लेना इसको, अगर याद ना हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा, बी बाहर ए डॉट सी माइनस सी बाहर ए डॉट बी। ठीक है, क्वेश्चन करो एक, क्वेश्चन साथ साथ में करते रहेंगे। ठीक है, 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, अब हमको ये गिवन है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो पैरेलल नहीं है, आर नॉट पैरेलल, आर सच दैट, ये कुछ इस तरीके से है कि सच दैट जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ना, यानी जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमको दे रखा है, कितना निकल के आता है 3/2 सी वेक्टर। ठीक है, तो एंगल विच ए वेक्टर मेक्स विथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो देखो 3 वेक्टर ए बी सी है, गिवन है कि बी और सी पैरेलल नहीं है, और ये कुछ इस तरीके से तीनों की इनका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये निकालते हैं वो इतना निकल के आता है। ठीक है, जो ए वेक्टर है ना वो बी के साथ में और वो सी के साथ में कितना एंगल बनाएगा जो हमको निकालना है, ये चीज़ हमको गिवन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपली इसको क्या लिखेंगे, बी बाहर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, कितना गिवन है ये, √3/2 सी वेक्टर गिवन है, √3/2 सी वेक्टर। कंपेयर कर लो दोनों साइड के अंदर,
तो बी वेक्टर यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो यानी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो टर्म है बी वेक्टर के साथ में वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। यानी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू सी, तो ए और सी के बीच में एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, ए डॉट बी, इसके साथ में क्या है, सी वेक्टर, तो इनके साथ में कंपेयर करके देख लो, सी वेक्टर के साथ इधर क्या है, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इधर क्या है √3/2, तो माइनस साइड में लिखते हुए लिख देते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस का √3/2 के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर √3/2 जो है ना वो ए डॉट बी से ये तो पता पड़ा है ना कोस थीटा बनेगा, तो किसकी वैल्यू होती है √3/2, उस चीज को देखो आप लोग, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। और ये क्या है, नेगेटिव के अंदर है, इसका मतलब कि कोस थीटा नेगेटिव होगा तो 180 माइनस थीटा, यानी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना निकल के आएगा, 150 डिग्री। तो ये क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो गया, ठीक है। ए और सी के बीच में कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमको पढ़ना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे दिया जाता है, इसको है ना एक तरीका होता है इसको लिखने का, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस तरीके के ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। यानी कि साइक्लिक ऑर्डर के अंदर ए बी सी, बी के बाद सी, वापस से सी ए बी, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सब बराबर होते हैं, चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी करो, चाहे बी डॉट सी क्रॉस ए करो, चाहे सी डॉट ए क्रॉस बी करो, सीक्वेंस सेम रहना है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और इसको लिखा किस तरीके से जाता है, फिर ऑब्वियसली ए वेक्टर है तो A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के इस तरीके से होगा, ऐसे ही बी भी होगा और सी भी होगा, तो कंपोनेंट फॉर्म में यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरीके से हम इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दो जहाँ पर ए वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट है ना, A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के। इसके बाद में देखो बी वेक्टर B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और सी वेक्टर क्या है, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, ओके। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब देखो नोट करके ये चीज़ लिखो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों वेक्टर्स है वो एक ही प्लेन के अंदर है, यानी कि वो कोप्लानर है, ठीक है। वैल्यू ऑफ, इसको भी बना के भी समझेंगे, और वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 इफ ऑल द 3 वेक्टर्स आर इन वन प्लेन, यानी कि कैसे हैं वो कोप्लानर है, एक प्लेन में, इसका मतलब है कोप्लानर है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन कर लो एक, अगर ए वेक्टर जो है वो कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, बी वेक्टर जो है कितना, आई कैप प्लस एम जे कैप है, और सी वेक्टर जो है कितना है, जे कैप प्लस 3 के कैप है, ठीक है। देन हमको क्या करना है, फाइंड एम की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है वो कैसे हैं, कोप्लानर है, ठीक है ना। कोप्लानर है तो क्या कंडीशन है, ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो 0 हो जाएगा, यानी इस तरह का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो निकाल लो। A1 A2 इतना क्या 1 1 1, इधर क्या है 1, यहाँ पर क्या एम के कैप कुछ नहीं 0, आई के साथ कुछ नहीं 0, जे के साथ 1, इसके साथ 3, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी 0 होनी चाहिए, 1 इंटू 3m, तो 3m, इसके अंदर करोगे तो माइनस का 3, इसके अंदर करोगे तो 1, हाँ, इज इक्वल टू 0,
इसका मतलब 3m किसके बराबर होगा, 2 के अंदर। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2/3। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, देखो इसमें एक और चीज़ समझा रही हूँ, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, मान लो ये कोई प्लेन है। ठीक है, ये कोई वेक्टर है p वेक्टर, ये कोई वेक्टर है q वेक्टर। तो जब आप p क्रॉस q निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन n कैप मान लो ये है, तो वो क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। वो ये जिस प्लेन के अंदर पी क्यू है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगी। अब कोई तीसरा वेक्टर आप मान लो आर वेक्टर है। ठीक है, वो इस प्लेन के अंदर लाई करता है। तो अगर ये इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है तो ये जो परपेंडिकुलर यानी जो पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन आई है वो एन कैप है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और आर कैप अगर इस प्लेन के अंदर है तो आर कैप की भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अगर मैं आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करती हूँ, सिर्फ डायरेक्शन देखना अभी, तो आर वेक्टर डॉट पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन क्या है, इसके अपवर्ड एन कैप के अंदर है। और ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि सेम प्लेन के अंदर है ना, तो ये एन के भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर था, यानी ये आर के भी परपेंडिकुलर है। और अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट वो कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। यही चीज़ हमको यहाँ मिल रही है ना, कि अगर वो को प्लानर है, एक ही प्लेन के अंदर है, तो ए डॉट बी क्रॉस से कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है, बाय।